आप सभी का स्वागत है डीके क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के जियोग्राफी के लेसन को करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति है उसके बारे में जानते हैं हम। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। ये जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ये कहना कठिन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। वास्तव में पृथ्वी की उत्पत्ति का रहस्य बड़ा ही गुड मतलब एक तरह से क्या है, उलझा हुआ है और अभी तक विवाद से का विषय बना हुआ है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, इसका विषय क्या हुआ है, एकदम विवादित पे विवाद से भरा हुआ क्या है, विषय बना हुआ है। क्योंकि कई वैज्ञानिकों का अलग मानना है और कईयों का अलग है। परंतु यह बात निश्चित है कि हमारी पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। लेकिन सभी वैज्ञानिक एक मत पे क्या है, एकजुट है कि पृथ्वी क्या है, सौर मंडल का एक ग्रह है और इसकी उत्पत्ति अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से भी भिन्न नहीं हो सकती। और उन सबका यही मानना है कि जैसे हमारा सौर मंडल बना है, वैसे ही पृथ्वी बना हुआ। सौर मंडल में हमारे सूर्य और जितने भी उसके अदर प्लेनेट है, 8 प्लेनेट, वो उनके साथ साथ पृथ्वी और जो उसके उपग्रह हैं, वो सारे क्या हैं, सौर मंडल में आते हैं। तो पृथ्वी भी अपने सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तरह ही बना होगा, ये सब उनका मानना है। इस विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विचार प्रकट किए हैं, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि अन्य ग्रहों के भांति पृथ्वी की उत्पत्ति भी सूर्य से हुई है। लेकिन क्या है, यहाँ पे आपको बोला ना कि विभिन्न विद्वानों के विभिन्न विचार प्रकट किए हैं, परंतु अधिकांश मतलब मैक्सिमम जो विद्वान थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अन्य ग्रहों के भांति पृथ्वी की उत्पत्ति भी सूर्य से हुई है। वो क्या मानते हैं, अधिकतर लोग विद्वान क्या मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी अन्य ग्रहों की तरह सूर्य से ही हुई है, मतलब सूरज से ही पृथ्वी बनी है। सूर्य ब्रह्मांड में उपस्थित करोड़ों करोड़ों सितारों में से एक है। जैसे कि सूर्य क्या है, आप सभी को पता होगा, सूर्य एक तारा है। वो कोई ग्रह नहीं है, वो क्या है, एक तारा है। वो भी गैस का बना हुआ है, जिसके अंदर हाइड्रोजन की क्या हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, रोशनी दे रहा होता है। तो सूर्य से क्या बना है, हमारी पृथ्वी और पूरा सौरमंडल। और सूर्य क्या है, हमारे ब्रह्मांड में सैकड़ों करोड़ों करोड़ों क्या है, सितारे हैं। उनमें से एक सितारा क्या है, हमारा सूर्य, जिससे मिलकर हमारी पृथ्वी बनी हुई है। अब आप देखो, इसके ऊपर ना कई सारी थ्योरी आई है कि पृथ्वी के उत्पत्ति को लेकर कई सारी थ्योरी है, जिसको अर्ली थ्योरी कहते हैं। एक तो मॉडर्न थ्योरी है और एक अर्ली थ्योरी है। अर्ली थ्योरी वो थ्योरी है जिसको आरंभिक सिद्धांत बोलते हैं। ये ना शुरुआती दौर में आया था, उस समय इतना आधुनिकता का दौर नहीं था। और एक मॉडर्न थ्योरी थी जो आधुनिक समय में दी गई थी। तो आरंभिक थ्योरी में ये जो प्रोफेसर आ रहे हैं, उनके बारे में हमें जानना है। तो आरंभिक सिद्धांत है जो अर्ली थ्योरी है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों तथा वैज्ञानिकों ने प्रारंभ से ही बहुत सी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। कुछ महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं को संक्षिप्त विवरण दिया है। अब देखो, अर्ली एज में मतलब प्रारंभ में ही क्या हुआ था, बहुत से विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर अपने अपने अलग अलग विचार प्रकट किए थे, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट है, उन विचारों को यहाँ पे क्या क्या है, दर्शाया गया। तो इमेनुअल कांट प्रोफेसर कांट है जो जर्मन के दार्शनिक थे, ठीक है, जिन्होंने सन 1755 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में गैसीय राशि सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब जो ये प्रोफेसर इमानुएल कांट थे, ये कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे। इन्होंने 1755 में, मतलब आज से बहुत पहले, साल पहले 1755 में क्या किया इन्होंने, पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में गैसीय राशि सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार प्रारंभ में आग पदार्थ मतलब वे जो पदार्थ था, वो ठंडा और समान रूप से कणों में बिखरा हुआ था। उनका मानना था जो हमारे ब्रह्मांड में था, वो कण जो थे, आग पदार्थ एक तरह का, वो क्या था, ठंडा था और समान रूप से क्या हुआ था, समान कणों के रूप में बिखरा पड़ा हुआ था, जिससे हमारी पृथ्वी तथा सौरमंडल के अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। उनका कहना था जैसे कि हमारा है, एक पल के लिए मान के चले, तो यहाँ पे क्या था, वो आग पदार्थ ठंडा पड़ा था और समान कणों के हिसाब से बिखरा पड़ा था, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी पृथ्वी का और सौरमंडल का निर्माण हो गया। ये रहा इमोनियल कांट। जो कांट थे, उन्होंने जो गैसीय राशि सिद्धांत दिया, उनके अनुसार ये रहा सूर्य और ये जो आग पदार्थ है, ये बिखरा पड़ा है, जिससे मिलकर क्या बना, पूरा सौरमंडल बना है। यहाँ पे क्या बताया गया है, कांट के कांट के गैसीय राशि सिद्धांत के अनुसार छल्लो ग्रहों की रचना। तो उन्होंने ये वाला थ्योरी दिया था। तो ये जो प्रोफेसर कांट है, इमोनियल कांट, जो जर्मन के, इनका विचार भी क्या क्या है, प्रारंभिक एज में बहुत फेमस था। उसके बाद आता है ये हमारा लाप्लास। ये क्या थे, महान फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। ये गणित में इनकी बहुत रुचि थी, जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित निहारिका सिद्धांत सन 1776 में, उन्होंने 1755 में दिया था। इन्होंने क्या किया था, लाप्लास ने, फ्रांसीसी थे, इन्होंने
पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका सिद्धांत दिया था। अब निहारिका सिद्धांत क्या है वो अभी आपको समझ में आएगा, और निहारिका क्या है ये भी आपको समझ में आएगा। ये सिद्धांत कब दिया था उन्होंने? 1796 में प्रस्तुत किया था। लाप्लास के अनुसार आग पदार्थ बहुत ही गर्म तथा मंद गति से घूर्णन करा था। अब देखो, जहाँ पे कांट ने बोला था कि वो क्या था, ठंडा था और समान रूप से कणों में बिखरा पड़ा था, लेकिन यहाँ पे लाप्लास क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि आग पदार्थ क्या था, बहुत ही ज्यादा गर्म था और मंद गति से घूर्णन कर रहा था। मंद गति से मतलब बहुत ही धीरे क्या कर रहा था, गति कर रहा था। इस गर्म तथा मंद गति से घूमते हुए गैस के बादल को निहारिका कहते हैं। अब निहारिका क्या है? जब धीरे मंद गति से घूमते हुए गैस के बादल को क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। मंद मतलब धीरे धीरे जो घूम रहा है, धीरे धीरे एकदम घूमने वाले बादल को क्या कह रहा है? निहारिका कहते हैं। ठीक है, इसी के नाम पर इस प्रकल्प का नाम निहारिका सिद्धांत रखा। अब यहाँ पे जो लाप्लास थे उन्होंने इसी के ऊपर अपना सिद्धांत बनाया था कि आग पदार्थ था वो क्या था, पहले बहुत ज्यादा ही गर्म था और क्या कर रहा था, मंद गति से घूर्णन कर रहा था, मतलब गोल गोल घूम रहा था। समय बीतने के साथ साथ क्या होता है, गैसीय पदार्थ ठंडा हुआ, समय बीतता गया और वो आग पदार्थ जो बहुत गर्म था वो क्या हुआ, ठंडा हुआ। इसका आयतन कम हुआ और इसके घूर्णन की गति में क्या हो गया, वृद्धि हुआ। समय के साथ साथ क्या हुआ, ये आग पदार्थ ठंडा हुआ, इसका आयतन में कमी आई और आयतन में कमी आने के कारण क्या हुआ, इसके घूर्णन मतलब जो घूमने की रफ्तार थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। वो क्या हो गई, बढ़ गई। घूर्णन की गति में वृद्धि होने से अब केंद्रीय शक्ति बढ़ी। अब केंद्रीय शक्ति को आप कैसे जान सकते हो? अब केंद्रीय, जब कोई भी वस्तु गोल गोल घूमती रहती है तो इसके सेंटर में जो पॉइंट लगता है उस शक्ति को क्या कहते हैं, अब केंद्रीय शक्ति। जब घूर्णन तेज हो गया तो अब केंद्रीय शक्ति क्या हो गई, तेज हो गई। इसको आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे कि आप बाल्टी में भरे हुए बाल्टी में पानी में हाथ डाल के अपने घुमाओगे तो बीच में क्या करता है, अब केंद्र शक्ति को दर्शाता है वो भी। जब अब केंद्रीय शक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अधिक हो गई तब निहारिका के एक छल्ला अलग हुआ और कई छल्लों में विघटित हो गया। अब क्या बोल रहा है, जैसे कि ये क्या था, एक आग पदार्थ था, ठंडा हुआ, फिर जब स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने से क्या हुआ, इसमें से एक छल्ला टाइप का टूटा। निहारिका एक छल्ला टूटा जो क्या हुआ, टूटने के बाद कई टुकड़ों में बट गया यहाँ यहाँ से, जिससे क्या हुआ, हमारे और जो निहारिका मेन पार्ट है वो सूर्य है और बाकी क्या है, जो ये टूटे हुए पार्ट है ये हमारे सौरमंडल के पार्ट है। इसी को निहारिका निहारिका सिद्धांत कहा जाता है। ये लाप्लास, ये फ्रांसीसी थे जिनका जिनका क्या हुआ, ये सिद्धांत बहुत ही फेमस हुआ था। उसके बाद आते हैं ये हमारे एक और वैज्ञानिक थे जो इम्पोर्टेंट थे, क्या थे, सन चैम्बरलेन तथा मोल्टन। सर जो चैम्बरलेन और मोल्टन थे, इन्होंने 1900 में अपनी ग्रहाणु संबंधी परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमशील तारा सूर्य के निकट आया। इस भ्रमशील तारे ने गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के तल से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ सूर्य से अलग हो गया। जब भ्रमशील तारा सूर्य से दूर चला गया तो सिगार के आकार में सूर्य के अलग हुए पदार्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगे। कालांतर में यह पदार्थ संगठित होकर ग्रहों के रूप में क्या हो गया, बन गया। अब इनका क्या क्या थ्योरी थे कि ये मान ली हमारा क्या है, सूर्य है, ये हमारा सूर्य था, तो सूर्य की तरह क्या हुआ, कोई और सा ग्रह आया। ठीक है, सूर्य के निकट एक भ्रमशील अन्य, ठीक है, ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमशील तारा, एक और, एक सूर्य था, सूर्य हमारा तारा है, एक और तारा क्या है इसके पास से आया। पास आने के कारण क्या, जो इसका गुरुत्वाकर्षण था, इसके कारण क्या हुआ, सूर्य से, जो हमारा सूर्य था, हाँ, उससे क्या हुआ, एक सिगार का आकार का, मतलब ऐसा एक ओवल टाइप का क्या हुआ, पार्ट अलग हो गया। गुरुत्वाकर्षण का इसका ज्यादा था तो उसने सूर्य से एक गुरुत्वाकर्षण के कारण एक सिगार का पार्ट अलग हुआ, जो आगे चल के क्या हुआ, ग्रहों टूटा और टूट के ग्रहों का रूप में आया। फिर है यहाँ पे ब्रिटिश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक। अब यहाँ पे ब्रिटिश के भी एक वैज्ञानिक है, सर जेम्स जीन्स। सर जेम्स जीन्स ने सन सन 1919 में ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया। अब यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जेम्स जेन, इन्होंने ज्वारीय परिकल्पना का क्या किया, प्रतिपादन किया। आइए इनके बारे में और जानते हैं जो हम समझेंगे। तो वैज्ञानिक सर हैरल्ड जैफरिन ने सन 1929 में, अब यहाँ पे क्या है, ये ब्रिटिश वाले वैज्ञानिक थे, सर हॉरल्ड जैफरिन ने सन 1929 में इसमें कुछ संशोधन किया। जो उनका परिकल्पना था उसमें क्या किया, संशोधन कर दिया। जो ब्रिटिश के वैज्ञानिक ने दिया था उसके अंदर क्या क्या संशोधन किया, मतलब चेंजेस किए। इस परिकल्पना के अनुसार आरंभ में सूर्य एक गैस का पिंड था। अब इन्होंने क्या बताया कि सूर्य क्या था, शुरुआत में एक गैस का पिंड था, मतलब ठोस नहीं था, सिर्फ गैस का था। एक अन्य सूर्य से बहुत बड़ा तारा, एक अन्य सूर्य, उनका जो सिद्धांत उसको और अच्छे से समझाया कि गैस का पिंड था सूर्य, सूर्य से बहुत बड़ा तारा किसी कारणवश सूर्य के निकट आया। फिर क्या बोला सेम, कि सूर्य से कोई बहुत बड़ा तारा था, सूर्य के क्या आया, पास आया।
अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा उस द्वारा सूर्य के गैसीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब क्या हुआ, जो जो सूर्य से बड़ा तारा आया था उसकी गुरुत्वाकर्षण सूर्य से बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण उसने क्या किया, सूर्य के गैसीय पदार्थ थे उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यह पदार्थ विशाल जीवाओं के रूप में बाहर निकला और ग्रहों का निर्माण किया। ये जो विशाल पदार्थ था वो बाहर निकला और निकल के क्या किया, उसने ग्रहों का निर्माण किया। कुछ समय बाद सूर्य के साथी सितारे की बात मानी जाने लगी। इसी तर्क की द्वैताकारिक सिद्धांत के नाम से जाना जाएगा। ये क्या है, द्वैताकारिक सिद्धांत है। ये इसी सिद्धांत को, जिसके अंदर बोल रहा कि एक सन था, ठीक है, सन के पास से कोई बड़ा सा तारा गुजरा जिसकी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक सिगार टाइप का क्या हुआ, पार्ट बाहर आया, जिसको जो आगे चल के ग्रहों के रूप में बनाया, जिसी को बाइनरी थ्योरीज कहते हैं। तो आपको नाम भी याद करनी पड़ेगी इन थ्योरी की, तभी आपको क्या होगा, अच्छे से अपना पेपर लिख सकते हो। फिर क्या है, नाम से जाना जाता है, ये बाइनरी थ्योरी के नाम से है। 1950 में रूस के ऑटो शिमिड तथा जर्मन के कार्ल वाइजक्स ने अपने अपने तरीके से निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया। अब क्या है, जब इन्होंने ब्रिटिश वालों ने दिया, फिर सर हरोल्ड जेफरिन्स ने क्या किया, इसके अंदर संशोधन किया। फिर रशिया के जो अन्य थे उन्होंने भी क्या किया, इसके अंदर धीरे धीरे संशोधन किया। ओटो शिमिट थे और कार्ल वाइजास्कर थे, इन्होंने अपने अपने तरीके से निहारिका का जो सिद्धांत है गैस वाला, इसके अंदर क्या किया, डिफरेंट चेंजेस किए। अब क्या है, ओटो शिमिट ने अपनी धूल व गैस परिकल्पना में ब्रह्मांड में अपार धूल और गैस के होने की बात की। अब ओटो शिमिट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि धूल और गैस की उन्होंने परिकल्पना दी। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में खूब सारे क्या थी, धूल थे और गैस थे। कार्ल वाजाइस्कर ने सूर्य की रचना कॉस्मिक्स धूल से मानी है। अब वो क्या बोलते हैं, कार्ल वाजाइस्कर कि सूर्य की रचना कैसी हुई, कॉस्मिक धूल से हुई। धूल व गैसों के कणों में घर्षण, अब क्या है, धूल और गैस के कणों में क्या हुआ, घर्षण और टकराव के कारण एक चपटी तस्तरी के रूप में बादल का निर्माण हुआ। अब इन्होंने क्या बताया, अब ब्रह्मांड में धूल के कण थे, ठीक है, और गैस थे। ये जब घूम रहे थे तो घूमते घूमते इनका घर्षण हुआ और टकराव के कारण क्या हुआ, टकराव के कारण इनके कारण एक चपटी तस्तरी के रूप में बादल का निर्माण हुआ और अभिवृत्ति प्रक्रम द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। अब फिर उन बादलों से क्या हुआ, धीरे 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 ऐसे कई सारे बादल आए, फिर इन बादलों से मिलकर क्या बना, पूरा हमारा क्या बना, ग्रहों का निर्माण पड़ा। तो यहाँ पे जो आरंभिक ये जो अब तक हम पढ़ रहे थे, ये क्या थे, आरंभिक थ्योरी थी। मतलब शुरुआत में कैसे थ्योरी दी गई थी कि पृथ्वी और सूर्य जो हमारा सौर मंडल है उसका निर्माण कैसे हुआ। फिर आता है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी अब की तक की ये क्या है, फेमस थ्योरी है, जिसको क्या किया गया है, अभी तक माना जा रहा है। इस थ्योरी के अनुसार क्या बोला गया है कि आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी आधुनिक सिद्धांत में बिग बैंग सिद्धांत अथवा विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना सबसे महत्वपूर्ण है। अब जो मॉडर्न मॉडर्न युग है, आधुनिक काल में क्या है, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, या इसको विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, ठीक है। इसके दो नाम है, बिग बैंग थ्योरी जो बहुत फेमस है, ये आपको याद होना चाहिए। सन क्या हुआ था, 1920 में एडविन हब्बल एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड के विस्तार के संबंध में प्रमाण दिए। एडविन हब्बल ने क्या किया भाई, ब्रह्मांड के विस्तार में उन्होंने प्रमाण दिए, सबूत दिए कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत 1950 तथा 60 के दशकों में विकसित हुआ तथा 1972 में सत्यापित हुआ। अब जो बिग बैंग थ्योरी है ये इवॉल्व तो हुआ था 1950 और 1960 के दौर में, लेकिन इसको सत्यापित, किसी भी सिद्धांत को लागू करने के लिए ऐसे नहीं कि आज किसी ने सिद्धांत दे दिया उसको लागू कर लिया गया। उसके लिए क्या होता है, सारे वैज्ञानिक साथ बैठेंगे, उनके बीच में वाद विवाद होगी, कोई इसके पक्ष में होगा कोई विपक्ष में होगा, तो ये सारे क्या करेंगे, तर्क देंगे। और जब अधिकतर वैज्ञानिक उन तर्क से क्या होंगे, संतुष्ट होंगे, तो उसको क्या किया जाता है, मान्यता दी जाती है। तो इस जो बिग बैंग थ्योरी, इसको भी 1972 में क्या होगी, मान्यता मिली कि हाँ ऐसा है। तो इसमें लोग सहमत हुए, वैज्ञानिक सहमत हुए, तब उन्होंने मारा। इसमें हमें प्रूफ करना पड़ता कि कैसे। अब हमने बोला कि गैस का बने, तो उसको भाई सारी थ्योरी दोगे, प्रेशर वाला दोगे, टेम्परेचर वाला थ्योरी दोगे, डेंसिटी वाला थ्योरी दोगे, सारी थ्योरी प्रूफ करके तब दिखाना पड़ता है कि हाँ, कि वो जो कह रहा है वो सच है। ऐसे नहीं कि हवा में कोई भी बात बोल दी, ठीक है। तो इसको 1972 में क्या गया, बिग बैंग थ्योरी को मान्यता दी गई। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ एकांकी परमाणु से आज लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले उपजा। उन्होंने क्या बोला, ये जो जो पूरा ब्रह्मांड है उसका निर्माण कब हुआ, आज से 13.7
अरब वर्ष साल पहले, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, ये ब्रह्मांड का उजाला उन्होंने। अभी हम इसको अच्छे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। समय बीतते के साथ आकाश गंगाओं के बीच की दूरियां बढ़ी, ठीक है, वे एक दूसरे से दूर हो गई। आकाश गंगा तारे के समूह हैं। आकाश गंगा क्या है, तारों के समूह है। सूर्य क्या है, एक तारा है। ऐसे कई सारे तारे मिलके जिनका अलग अलग सौर मंडल होगा, वो सारे तारे मिलके क्या करते हैं, आकाश गंगा बनाते हैं, ठीक है। एक ही समूह है। स्पष्ट है कि प्रारंभ में ब्रह्मांड बहुत ही छोटे आकार का था। जैसे ही ब्रह्मांड फैला, अग्निपिंड के विकिरण हुआ और यह फैलकर ठंडा हो गया। क्या हुआ, ब्रह्मांड, इस बिग बैंग थ्योरी में क्या है कि सारा जो मटेरियल था वो क्या था, एक छोटे से पदार्थ के अंदर था। लेकिन इसका क्या होता, टेम्परेचर और घनत्व बहुत ज्यादा था। इसका तापमान और घनत्व बहुत ज्यादा था, जो क्या हुआ एकदम से आज से 13.7 अरब वर्ष पहले क्या होता है, फटता है। और फटते के साथ ही एक्सपेंड करता है। और ये अभी भी क्या कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ये क्या की थी, ये थ्योरी इन्होंने प्रस्तुत की थी बिग बैंग थ्योरी के अंदर, ठीक है। फिर अब देखिए बिग बैंग थ्योरी को और अच्छे से समझते हैं। हल्के बादल पहले से ही उपस्थित थे। जो हल्के बादल थे क्या थे, अब इन्होंने क्या थ्योरी दे रहे हैं, हम इनको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब यह समझते हैं, एक मिनट। ये जो डायग्राम है, यहाँ से हम बिग बैंग थ्योरी को और अच्छे से देखते हैं। अब तुम्हें ये तो पता चलेगा हमारा जो ब्रह्मांड है वो कब बना, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले। 13.7 वर्ष पहले नहीं, 13.7 अरब वर्ष पहले। हल्के बादल पहले से क्या थे, उपस्थित थे। बादलों के कण गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। अभी क्या होता है, बादलों के जो कण थे, हल्के बादल पहले से थे, तो बादलों के कण थे, क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के कारण क्या हुआ, एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और विखंडित होकर आकाश गंगाओं का निर्माण करने लगे। फिर आए, जुड़ते, टकराते, ठीक है। आकाश गंगाओं ने स्वयं टूटकर तारों का निर्माण किया। अब यहाँ पे क्या है, बिग बैंग थ्योरी ने आकाश गंगा, जो बादल पहले से है हमारे ब्रह्मांड में क्या थे, बादल बादल पहले से थे। अब बादल क्या हुए, उनके कण, गुरुत्वाकर्षण कण आपस में आए, आपस में आने से क्या हुआ, टकराए, आकर्षित हुए, टकराने से क्या हुआ, विखंडित हो गए। विखंडित होकर क्या हुए, आकाश गंगा को निर्माण किया। आकाश गंगाओं आकाश गंगा मैंने बताया था अभी, क्या था, तारों तारों का जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, आकाश गंगा। बहुत सारे तारे मिलकर आकाश गंगा बनाते हैं। तो उन आकाश गंगाओं ने खुद टूटकर, आकाश गंगा टूटकर क्या बनाई, तारे बनाई। और तारे खुद टूटकर क्या बनाए, उन्होंने ग्रह बनाया। तो आप ऐसे जान सकते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, आकाश गंगा टूटा तो तारा बना, तारा टूटा तो ग्रह बना, ठीक है। अब देखो ये जो डायग्राम है, इसके अंदर जो बिग बैंग थ्योरी है उसको एकदम अच्छे से समझाया गया है कि जैसे क्या था, ये एकदम आग पदार्थ था, एकदम छोटा सा पदार्थ, इसका तापमान घनत्व बहुत ज्यादा है। ये फटते के साथ ही 1 सेकंड के अंदर क्या होगा, पूरा ब्रह्मांड बन गया। जो क्या है, ऐसे फैल रहा है। जो अभी भी जो ये आकाश गंगा है, ये जो दिखा रहे हैं आकाश गंगा को दर्शाया जा रहा है, आज भी इनके बीच में दूरियां धीरे धीरे बढ़ रही है। इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा जो है आकाश गंगा, जो ब्रह्मांड है वो अभी भी विस्तार हो रहा है, ठीक है। अब बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्था में हुआ है। अब जो बिग बैंग थ्योरी है उसको और अच्छे, मतलब अगर आपको एग्जाम पॉइंट से लिखना है तो इस थ्योरी को आप ऐसे लिख सकते हो। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्था में हुआ है। यहाँ पे स्टेज बताए गए हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, ब्रह्मांड का विकास हुआ, विस्तार हुआ, ठीक है। प्रारंभ में ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ अत्यधिक छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर एकत्रित था। जो अभी मैंने बताया आपको कि ब्रह्मांड का सारा समस्त पदार्थ क्या था, एक ही जगह एक छोटे से परमाणु में क्या था, उपस्थित था। इस पदार्थ का आयतन अति सूक्ष्म का मतलब बहुत कम था आयतन इसका। और तापमान और घनत्व अनंत थे। अनंत मतलब इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा क्या था, इसका टेम्परेचर था और घनत्व था। अब से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की प्रक्रिया के कारण इस गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। फिर क्या हुआ, बिग बैंग की प्रक्रिया द्वारा 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ, इस गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, मतलब फटा ये। यह विस्तार अब तक भी जारी है। और ये विस्तार ऐसा है कि ये अब तक भी क्या है, विस्तार जारी है। इस विस्तार से कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तन होगी। अब जो इसका फटा तो कुछ ऊर्जा एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकल के क्या होगी, कुछ तो परिवर्तन हो गए किसके अंदर, पदार्थ में, मैटर में चेंज हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड में ही वृहत विस्तार हो गया। विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर ही क्या हो गया, बड़ा सा विस्तार होगा। वृहत मतलब बहुत ज्यादा क्या हो गया, विस्तार हो गया। तो 1 सेकंड के अंदर ही क्या होगा, विस्फोट के विस्तार हो गया। इसके कुछ देर बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। 1 सेकंड के अंदर पूरा क्या हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। और कुछ सेकंड बाद क्या हो गया, ये इसके धमी
इसकी गति क्या हो गई, धीमी पड़ गई। ठीक है। बिग बैंग के आरंभिक 3 मिनट के अंदर पहले परमाणु का निर्माण हुआ। 1 सेकंड में, अब देखो बिग बैंग की थ्योरी हुई, बिग बैंग की घटना हुई, उसके 1 सेकंड में पूरा ब्रह्मांड बना, और 3 सेकंड, सॉरी 3 मिनट, 1 सेकंड के अंदर पूरा ब्रह्मांड बना, और 3 मिनट के अंदर ही क्या होगा, पहला परमाणु का निर्माण हुआ। परमाणु जानते हो, परमाणु परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, अणु से मिलकर क्या बनते हैं, अणु से मिलकर हमारे जो जीव, विभिन्न डिफरेंट थिंग्स है वो सारे क्या बनते हैं। तो परमाणु, पहला परमाणु 3 मिनट के अंदर ही बन गया। फिर बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान, फिर बिग बैंग हो गया आज से 13.7 अरब वर्ष पहले। ये आपको डेट याद करनी पड़ेगी, ये 1 नंबर में आएगा आपका। बिग बैंग के 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान कितना था, 4500, जिसको हम 4500 केल्विन तक गिर गया टेम्परेचर। पहले क्या था, बिग बैंग की थोड़ी देर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लेकिन बिग बैंग के 3 लाख वर्ष बाद क्या हो गया, 45,000 डिग्री केल्विन क्या हो गया, टेम्परेचर गिर गया, तथा परमाणिक पदार्थ का निर्माण हुआ। जिसे क्या हुआ, परमाणिक पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, ब्रह्मांड क्या हो गया, पारदर्शी हो गया टेम्परेचर गिरने से। फिर क्या है, हॉयल। अब हॉयल क्या, एक वैज्ञानिक है। हॉयल ने बिग बैंग के विकल्प के रूप में स्थिर अवस्था, उन्होंने क्या बोला, स्थिर अवस्था संकल्पना प्रस्तुत की। इस कल्पना के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार सदा एक समान है। इन्होंने क्या बताया हॉयल ने, कि जो ब्रह्मांड का विस्तार है वो सदा समान है और अभी भी क्या है, जारी है। फिर आता है बिग बैंग थ्योरी के बाद हमारा क्या आ गया, जारी रहा है, परंतु ब्रह्मांड, अब देखो यहाँ पे हॉयल की भी बात अभी चल रही है। ब्रह्मांड के विस्तार के संबंध में अधिक अधिकाधिक प्रमाण क्या है मिलने से इस संकल्पना के अधिक मान्यता नहीं मिल पाई। क्या हुआ, अधिक अधिक प्रमाण मिलने से इस संकल्पना को ब्रह्मांड के विस्तार के संबंध में क्या हुआ हमारा, उस हॉयल ने क्या बोला, जो बिग बैंग की थ्योरी हुई उसके बाद क्या हो रहा है, जो विस्तार हो रहा है, यहाँ पे बोला ना कि 1 मिनट के 1 सेकंड के अंदर क्या हुआ था, पूरा ब्रह्मांड बना, 3 मिनट के अंदर पहला परमाणु बन गया। तो हॉयल जो कह रहे थे कि जो ब्रह्मांड के विस्तार के रफ्तार है वो सदा क्या है, समान है, इक्वल है, लेकिन हमें पता है कि अभी तक क्या हुआ है, रफ्तार में कमी आई है। तो इसीलिए प्रमाण जो मिले हैं हमें कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और वो धीरे धीरे हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ, उनकी बात को मान्यता नहीं मिल पाई। फिर क्या है, तारों का निर्माण। अभी तक हमने क्या बोला कि आकाशगंगा थे, टूटे, तारे बने, तारे टूटे, ठीक है, तारे टूटने से क्या हुआ भाई, ग्रह बने। ठीक है, सूरज क्या है, एक तारा है, ग्रह नहीं है। अब तारों का निर्माण कैसे हुआ, इसको और अच्छे से जानते हैं। अधिकांश वैज्ञानिकों का यह मानना है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण असमान था। अब देखो उनका क्या मानना है कि प्रारंभिक जो ब्रह्मांड था, जो बना था शुरुआत में ब्रह्मांड, उसके अंदर एनर्जी, ऊर्जा और पदार्थ का वितरण असमान था। मतलब कहीं पे ऊर्जा ज्यादा थी, कहीं पे पदार्थ ज्यादा था, ऐसे क्या होता, डिफरेंट क्या था, असमान था, वितरण उसका असमान था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता के कारण, घनत्व में भी क्या थी, आरंभिक भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता है। अब कहीं पे घनत्व क्या था, ज्यादा था, कहीं पे घनत्व ज्यादा था, और कहीं पे घनत्व क्या था, कम था, जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण के बलों में भी भिन्नता आ गई। अब जहाँ पे घनत्व ज्यादा होगा वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, जहाँ पे कम है वहाँ पे कम होगा। इससे पदार्थ का एकत्र हुआ। अब क्या हुआ, जैसे डिफरेंस पैदा हुए, तो जहाँ पे ज्यादा था वहाँ कम वाले को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या हो गया, पदार्थ का आकर्षण हुआ, एक दूसरे की तरफ से एकत्र हुआ, मतलब इकट्ठा हुआ, जिससे आकाशगंगाओं के विकास को आधार प्रदान किया। अब क्या हुआ, जो फटा था, तो धूल जो भी यहाँ पे हमारे बात क्या हुआ कि असमान वितरण था ऊर्जा और पदार्थों का, तो मान लो कुछ पदार्थ यहाँ पे, कुछ पदार्थ ऐसे ऐसे बट गया था। तो जो बड़े थे और जिनका गुरुत्वाकर्षण आता था, उन्होंने अपनी तरफ क्या कर लिया, अपने आसपास वालों को खींचना चालू कर दिया, इकट्ठा होने लगे, जिससे आकाशगंगाओं को क्या हुआ, आधार प्रदान हुआ। आकाशगंगाओं का विस्तार अत्यधिक होता है। इतनी अधिक दूरी को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। अब जो आकाशगंगा है ये हमारे जो सूर्य, अब आप सोच सकते हो कि हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल में 8 ग्रह है, और जो क्या करते हैं, सूर्य के, हमारा तारा कौन है, सूर्य, उसके क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही करोड़ों सूर्य हैं, ठीक है, करोड़ों सूर्य हैं, उनसे मिलकर क्या बन रहा है, आकाशगंगा। तो आकाशगंगा को भाई नापेंगे कैसे, तो इनके लिए होता है, आकाशगंगा को नापने के लिए प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। आकाशगंगाओं का डायमीटर, जो व्यास है, वो करीब 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष तक होता है। 1.5 लाख प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक साल में लाइट, मतलब प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आकाशगंगाओं का व्यास कितना है, तो भाई 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष,
इतना क्या है प्रकाश गंगा का डायमीटर है, वाय व्यास है। प्रारंभ में आकाश गंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस द्वारा बने विशाल बादल से हुआ। आकाश गंगा का निर्माण प्रारंभ में कैसे हुआ था? तो भाई हाइड्रोजन के जो गैस थे उन्हीं के बादलों से बना था। और हमारा सूर्य भी आपको पता है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है और वो क्या कर रहा है, अभी भी एक्टिव है। उसके अंदर रोज रासायनिक प्रक्रिया चलती है जिसके कारण क्या करती है, एनर्जी होता है और सूर्य इतना गर्म है। इसे निहारिका कहते हैं। अब जो हाइड्रोजन के गैस के बड़े विशाल का बादल थे उनको क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। ठीक है, निहारिका के विकास से गैस के झुंड विकसित हुए जो बढ़ते जो बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन गए। अब निहारिका के विस्तार से क्या हुआ, गैस के झुंड विकसित हुए जो बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन गए। इन्हीं गैसीय पिंडों से तारों का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ, इन्हीं गैसीय के पिंड से क्या हुआ, तारे का निर्माण हुआ। अनुमान है कि तारों का निर्माण अब से 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। अब क्या हुआ, गैस के पिंड थे, ठीक है, इन गैस के पिंड क्या हुआ, झुंड विकसित हुए। ठीक है, निहारिका बना, निहारिका से गैस के जो झुंड थे झुंड विकसित हुए। इन झुंडों ने मिलकर क्या क्या पिंड बनाया। इन्हीं गैसीय पिंडों से तारे बने। गैस थे, गैस इकट्ठे हुए, ठीक है, झुंड बनाया, झुंड से पिंड बनाया, पिंड ने तारा बनाया। अनुमान है कि तारों को फिर तारे आज से कब से बने, 5 से 6 अरब साल पहले। 13.7 अरब साल पहले तो क्या हुआ, हमारा ब्रह्मांड बना और निहारिका वो जो बिग बैंग थ्योरी थी वो घटना घटी थी बिग बैंग वाली। और 5 से 6 अरब साल से क्या लगा हुआ हमारा ब्रह्मांड। अब देखो लाइट ईयर जो प्रकाश वर्ष है, हमने बताया था ना कि डायमीटर कितना है, 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष था। प्रकाश वर्ष द्वारा, अब देखो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्षा कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष के अंदर तय की गई दूरी को प्रकाश वर्षा कहते हैं। प्रकाश की गति, अब प्रकाश लाइट की स्पीड कितना है, अब हमने तो इतना जान लिया कि 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष क्या है, उसका डायमीटर है। लेकिन प्रकाश की स्पीड क्या है, तो करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर क्या करती है, डिस्टेंस को कवर करती है। इस गति को प्रकाश एक वर्ष में, इस गति से प्रकाश कहते हैं एक वर्ष में इतना किलोमीटर की दूरी करती है। अब देखो ये डाटा एक नंबर में आ सकता है, प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है, तो 9.461 इंटू में 10 की पावर 12। इस दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी लगभग 14.96 करोड़ है। अब पृथ्वी जो हमारी अर्थ है और जो हमारा सन है सूरज, उसके बीच की दूरी कितना है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसको कैसा नापा गया होगा, सोचो। इसको नापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया। और सूर्य से जो लाइट आती है पृथ्वी पर, उसको आने में केवल लगता है 8.311 मिनट लगता है, जिसको हम ओवरऑल 8 मिनट बोल देते हैं। लेकिन पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आने में 8 मिनट 311.311 मिनट लगता है। ठीक है, सबसे निकटवर्ती तारा अल्फा सांतो है जो पृथ्वी से 4.29 प्रकाश वर्ष है। सबसे पास तारा, एक तो तारा हमारा सूर्य है और कौन सा पृथ्वी से सबसे पास है, तो अल्फा सेंट्रो। अल्फा सेंट्रो क्या है, पृथ्वी से सिर्फ 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है, जो सबसे पास है। पास होके भी इतना दूर है, देख रहे हो कितना डिस्टेंस है। अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। अब ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्था मानी जाती है। ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ, पहला बोल 3 अवस्थाएं, अवस्था 3 है लेकिन हुआ कैसे, उसका निर्माण तारों से है। जो हमने बताया था, आकाशगंगा टूटे तो तारे बने, तारे टूटे तो ग्रह बने। जो निहारिका के अंदर गैस में गुत्थे झुंड थे, इन गुत्थे झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे गैसीय क्रोड का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ, गैस के थे, इनसे क्या हुआ, झुंड थे, झुंड से क्या हुआ, गैसीय क्रोड बना। इस गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस तथा धूलकण के चक्कर लगाते हुए तस्वीरें बिछते। अब एक गैस घूम रहे थे, इससे क्या हुआ, गैसीय क्रोड बना, गैस का क्या बना, क्रोड मतलब सेंटर पॉइंट बना। फिर क्या हुआ, इसके पास जो गैस और धूलकण घूम रहे थे वो क्या हुआ, लगातार चक्कर लगा रहे थे, जिसके कारण एक तस्तरी मतलब एक सरफेस बना। ठीक है, ये पहला स्टेज था आपका। दूसरा स्टेज क्या है, द्वितीय अवस्था में गैसीय बादल का संघनन हुआ आरंभ होता है। क्रोड के इर्द गिर्द का पदार्थ छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित। जो क्रोड का जो गैसीय क्रोड था उसके आसपास के जो पदार्थ थे वो क्या था, गैसीय छोटे पदार्थ गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हुआ और बाद में ग्रहाणुओं का रूप धारण कर लिया। अधिक संख्या में छोटे पिंडों को ग्रहाणु कहते हैं। अब ग्रहाणु क्या है, अधिक संख्या, जब ऐसे छोटे छोटे पिंड और आते गए तो अधिक संख्या में
अधिक संख्या में क्या होता है, छोटे पिंडों को ग्रहाणु कहते हैं। ये ग्रहाणु संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बन गए। अब ये ग्रहाणु क्या हुए, संगठन के द्वारा क्या हो गए, बड़े पिंड बन गए, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ गए। ठीक है, पहला स्टेज भी आपको समझ में आ गया और दूसरा स्टेज भी आ गया समझ में। अब एक मिनट, ठीक है, ये आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेज हो गया किसका, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों का। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम थर्ड स्टेज क्या हुआ। पहले स्टेज में गैसीय पिंड थे, गैसीय पिंड से फिर क्या हुआ, तस्तरी बनी, तस्तरी बनने के बाद सेकंड स्टेज में क्या हुआ, उसके आसपास के धूलकण क्या हो गया, आके चिपकते गए और चिपकते के साथ ही एक तस्तरी बन गई। तृतीय अथवा अंतिम अवस्था में ग्रहाणुओं के सहवर्धन होने से कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में धार गए। फिर उन ग्रहणुओं से मिलकर क्या बना, एक पूरा पिंड बन गया। पिंड मतलब एक पिंड को प्लेनेट कह सकते हैं, ग्रहों का रूप बना लिया। फिर आता है सौर मंडल, हमारा सौर मंडल। अब सौर मंडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सौर मंडल, सूर्य इसके 8 ग्रह, 8 ग्रह कौन कौन से हैं, पहला आपका आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल का बाद कौन सा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जिसको अरुण वरुण कहते हैं। ठीक है, प्लूटो को पहले ग्रह था जिसको बाद में क्या कहता है, बोना ग्रह कह के हटा दिया गया था। सूर्य तथा इसके 8 ग्रह तथा अनेक अनेक उपग्रह, अनेक अनेक उपग्रह मतलब जैसे मून के है, पृथ्वी के चक्कर लगाते हो, क्या है हमारा उपग्रह है, वैसे ही सूर्य के भी शुक्र के भी अपने ग्रह है, सबके उपग्रह है, उनको क्या कहते हैं, उन सबको मिला के क्या होता है, एक परिवार की रचना होती है जिसे सौरमंडल कहते हैं, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के सदस्य का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है तालिका में, वो हम आपको दिखाएंगे भी। इस तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्रह अपने आकार, संगठन करने वाले पदार्थ, तापमान तथा सूर्य के गिर्द परिक्रम की अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ पे क्या समझाया गया कि जो जितने भी ग्रह हैं उनका आकार अलग है, उनका प्रक्रम मतलब चक्कर लगाने का टाइमिंग अलग है, और वो सूर्य का जो चक्कर लगा रहे हैं उसमें भी क्या है, भिन्नता है, मतलब सारे ग्रह क्या एक दूसरे से अलग है ना। इन भिन्नताओं का मुख्य कारण सूर्य से इनकी कृष्ण दूरी है। अब जो डिफरेंस है कि कोई पृथ्वी पृथ्वी क्या करती है, 365 दिन में क्या करती है, सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, अपने घूर्णन पर अपनी एक ही जगह पे कहा कितने 24 घंटे अंदर लगभग घूम जाती है। वैसे क्या है, सारे ग्रह को भाई टाइम लगता है ना। तो सूर्य का अलग है, शुक्र का अलग है, शनि का अलग है, मंगल का अलग है, तो इनका डिस्टेंस ट्रेवल भी बहुत अलग है। और ये क्यों है, तो भाई इनकी दूरी, जो सूर्य से जितना दूर है उस हिसाब से क्या है, उसका घूमने के चक्कर में भी क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या है, शुरू के जो 4 ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल सूर्य के निकट है, जिसे के कारण इन्हें भीतरी ग्रह है। अब ग्रहों को भी क्या कहते हैं, बांट रखा है। एक है भीतरी ग्रह, क्या है, एक है भीतरी ग्रह और एक होता है बाह्य ग्रह। जो हमारा सौर मंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये रहा हमारा सन। सन थोड़ा ऊपर बन गया, तो क्या है, पहले वाले 4 है जो, ये क्या है, ये भीतरी ग्रह है, और पीछे के जो 4 ग्रह हैं ये क्या है, बाह्य ग्रह। भीतरी ग्रह में अभी हमको उन्होंने नाम बताया था आपको, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, ये सूरज के पास है इसलिए इनको भीतरी ग्रह। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो 4 है, इन ये क्या है, ये क्या है, सूर्य से दूर होने के कारण इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। कुछ ग्रह है जो, जैसे बुध, शुक्र तथा मंगल पृथ्वी के भांति ठोस है, जो क्या है, अब तुम्हें पता होना चाहिए, सूर्य के जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ये क्या है, ठोस है। तो इन ठोस ग्रह को क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह। भीतरी ग्रह को ही क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये ठोस है। जबकि जो बाह्य ग्रह है, जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, ये क्या है, गैसीय हैं, ये गैस से बने हुए ग्रह है, इसलिए इनके गैसीय ग्रह कहते हैं। फिर क्या होता है, और आपको एक चीज और पता थी, जो शुरू के 4 वाले हैं उनको भीतरी ग्रह कहते हैं, पीछे वालों को बाह्य ग्रह, पहला पॉइंट। दूसरा, ये ठोस होते हैं, ये गैसीय होते हैं। तीसरा, जो पीछे के 4 ग्रह हैं जिसके अंदर आपका कौन कौन आ जाता है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इनका साइज क्या है, बड़ा होता है, जिसके कारण इनको जोवियन ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जोवियन ग्रह। अब पार्थिव और जोवियन, पार्थिव मतलब ठोस और जोवियन मतलब जो बड़े ग्रह, उनके बीच के अंतर होने का कारण क्यों है। अब इनके अंदर अंतर है, हमें पता है वो गैस के हैं, वो ठोस है, तो इनके बीच में ये अंतर आया कैसे, तो उसके बारे में भी अब हम क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्थिव ग्रह क्या है, सूर्य के निकट है,
जबकि जोविन ग्रह सूर्य के अधिक दूर है। तो सब भाई सूर्य की दूरी के कारण नहीं हो रहा है। जो पार्थिव ग्रह है वो सूर्य के पास है, और जो जोविन ग्रह है सूर्य से बहुत दूर है। सूर्य के निकट सौर वायु अधिक शक्तिशाली है। अब भाई जो सूर्य के पास है, सूर्य के पास क्या है, सौर वायु। सूरज से जो रोशनी आती है, ठीक है, रोशनी आती है उसको सूर्य की किरणें कहते हैं। और सौर वायु मतलब सोलर लाइट जो आ रही है, ठीक है, उससे क्या हुआ, वहां पे जो पास वाले ग्रह हैं उनके ऊपर वो ज्यादा पड़ी और दूर वाले पे कम। तो क्या है, पार्थिव ग्रहों से अधिक मात्रा में गैस तथा धूलकण उड़ा देगी। जो सौर वायु आई, उसने क्या किया, पार्थिव ग्रह से अधिक मात्रा में जो गैस था और धूलकण था उनको उड़ा के ले गया। सूर्य से अधिक दूरी पर सौर वायु की शक्ति कम हो गई, जिससे जोविन ग्रहों से गैसों तथा धूलकण को नहीं उड़ाए भाई। और सूर्य के पास थे तो भाई सौर वायु ने क्या किया, उनके पास जो है गैस था, गैस और धूलकण को उड़ा के ले गई, लेकिन दूर वाले से नहीं ले जा पाई। और तीसरा कारण क्या है, पार्थिव ग्रह छोटे आकार है, जिस कारण इनका गुरुत्वाकर्षण का हुआ है। अब पार्थिव ग्रह क्या है, छोटे हैं। छोटे होने के कारण क्या हटा है भाई इनका, कि इनका ग्रेविटी कम हुआ, गुरुत्वाकर्षण कम हुआ, जिसके कारण ये अधिक मात्रा में गैस को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए। जबकि जोविन ग्रह क्या थे, वो बड़े थे, उनका गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा था, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा धूलकण को और गैसों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सौर मंडल की रचना निहारिका नामक विशाल गैसीय पिंड से हुई। यह ध्वस्त हो गया लगभग 5.6 अरब वर्ष पहले, और पहले करोड़ बना। ग्रहों की रचना लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई। पहले सौरमंडल में 9 ग्रह माना था, लेकिन 29 जुलाई 2005 को एक अन्य ग्रह की खोज हुई। खगोलीय नामकरण, खगोलीय नामक विधिकरण से अस्थायी रूप से 203 UB313 का नाम दिया गया। अब जानते हैं प्लूटो। पहले हमारे 9 ग्रह थे, सोलर सिस्टम में 9 ग्रह थे, लेकिन जो प्लूटो था, जो हमारा लास्ट ग्रह था, उसको क्या हुआ भाई, ग्रह के नाम से हटा दिया गया। क्यों? तो क्या हुआ था, 24 अगस्त 2006 को सौर मंडल के सदस्यों की संख्या को गहरा धक्का लगा। क्यों लगा? जब जब क्या होता है, एक ना प्राग चेक गणराज्य था, वहां पे क्या हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल यूनियन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, मतलब वहां पे क्या हुआ, एक बैठक हुई। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा अपनाई गई नई परिभाषा, उन्होंने क्या किया, ग्रह की है जो एक नई डेफिनेशन अप्लाई की। अब उस डेफिनेशन के कारण जो ग्रह के जो गुण है वो अभी हम आपको बताएंगे। ग्रह कौन है, अब तब से हम आपको पता है ग्रह ग्रह बात करें तो भाई ग्रह है क्या, उसकी एक डेफिनेशन है, जिसके अंदर मेन मेन 3 पॉइंट है जिनको हम अभी समझेंगे। ग्रह होने के लिए उन तीनों कंडीशन का क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। पहला, ग्रह वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता हो। पहला पॉइंट क्या है कि भाई सूर्य का क्या करे, चक्कर लगाए, ठीक है। दूसरा क्या हो, अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ हो, अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ हो, ताकि दृढ़ पिंड की शक्तियां को वशीभूत कर सके और जल स्तर के संतुलन बनाए। मतलब क्या होना है कि अपना गुरुत्वाकर्षण इतना होना चाहिए कि अन्य जो पिंड है उसके इफेक्ट में ना आए, और क्या है, अपनी प्रक्रिया के द्वारा निकट के ग्रह को पार कर सके। अब क्या करें, पहला सूर्य की क्या करे, परिक्रमा करे। दूसरा, इतना गुरुत्वाकर्षण हो कि निकट के पिंडों से निकल सके। तीसरा क्या है, अपनी परिक्रमा मतलब चक्कर लगाते समय क्या हो, निकट के ग्रह को पार कर सके। लेकिन जो प्लूटो था वो तीसरे जो इनकी 3 कंडीशन है, उस तीसरे वाले कंडीशन में फेल हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, वो एक ग्रह की दर्जे से हट गया। और फिर आते बोना ग्रह। अब बोना ग्रह किसे कहते हैं, इसकी भी डेफिनेशन है। बोना ग्रह क्या है, पहला अपना स्वयं का गुरुत्वाकर्षण हो। पहला सूर्य की क्या करे, परिक्रमा करे, जो सेम था। स्वयं का क्या करे, गुरुत्वाकर्षण हो, सेम उसकी तरह। लेकिन यह कह रहे अपनी प्रक्रिया के दौरान निकट के ग्रह को पार ना कर सके, पार ना कर सके, और जो कर जाए वो ग्रह, और जो पार ना करे वो बोना ग्रह है, बोना ग्रह। ठीक है, तो इसलिए प्लूटो को क्या कर दिया, ग्रह के नाम से हटा दिया गया और उसे बोना ग्रह कहा गया। अब आता है मून, चंद्रमा। चंद्रमा के लिए भी अलग अलग थ्योरी जिनको हम जानेंगे। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, जो अर्थ है उसका सिर्फ एक ही उपग्रह है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। अब जो इसकी उत्पत्ति है, इसको भी लेकर वैज्ञानिकों में क्या है, बहुत मतभेद है। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने विचार व्यक्त किया कि प्रारंभ में पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही पिंड था। जॉर्ज डार्विन ने क्या कहा कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा एक ही पिंड है के रूप में थे, और तेजी से घूम रहे थे। क्या कर रहे थे, एक ही पिंड मतलब एक ही साथ जुड़े हुए थे और तेजी से घूम रहे थे। यह समस्त पिंड डंबल मतलब किनारों पर मोटर बीच में पतला था, ये मतलब ऐसा था पिंड थोड़ा सा,
कि मतलब किनारों पे क्या था, मोटा था, और बीच में क्या था, पतला था, ऐसा डंबल के शेप में था थोड़ा सा। ठीक है, आप समझ सकते हो कि किनारे पे मोटा था और बीच में पतला था। और ये क्या करते, तेजी से घूम रहे थे। क्या आकृति धारण किया गया था, अंत में टूट गया। जब ये तेजी से घूम रहे थे गोल 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 गोल, तो क्या हुआ, इसमें से टूट गया ये। और उसमें से उसने यह भी सुझाया कि चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से जो पृथ्वी से अलग हो गया था। इससे एक बहुत बड़ा गर्त का निर्माण हो जो आज प्रशांत महासागर है। अब क्या बोला इन्होंने, कि वो डंबल के आकार का था, बहुत तेजी से घूम रहा था, घूमते घूमते क्या हुआ, टूट के चला गया। अब जो पार्ट टूट गया वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा। तो पृथ्वी पे जो प्रशांत महासागर, वो बहुत सबसे गहरा समुद्र कौन सा, प्रशांत महासागर। तो वो बोलते हैं वो वहीं से टूटा था, इसलिए क्या वहाँ पे एक महासागर स्थित है जिसका नाम प्रशांत महासागर है। और पृथ्वी सेम मटेरियल से बनी है जिससे सूर्य बनाया था, और सूर्य बोल रहा हूँ, चंद्रमा बना है। आधुनिक वैज्ञानिक उपभोक्ता, अब आधुनिक विचार, ये था प्रारंभिक विचार जो सर जॉर्ज डार्विन ने दिया था, कि भाई पृथ्वी ऐसे थी, गोल गोल घूम रही थी, डंबल कार में थी, उसी में से टूट के क्या बना, चंद्रमा बना है। अब जो आधुनिक विचारक है उनका अलग मानना है। वो बोलते हैं कि उनका विचार है कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव से हुई थी। उन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसे थोड़ी ना हुआ, उन्होंने बोला कि चंद्रमा की उत्पत्ति क्या हुआ है, एक बड़े टकराव से हुआ है। बड़े टकराव से क्या हो गया, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिसको द बिग स्प्लैट कहते हैं, द बिग स्प्लैट के नाम से पुकारा जाता है। उनका मान्यता है कि पृथ्वी के निर्माण के कुछ देर बाद मंगल ग्रह से 1 से या 3 गुना, मंगल ग्रह के 1 या 3 गुना क्या हुआ था, बड़ा सा कोई पिंड आया, पृथ्वी से टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का एक बड़ा भाग इससे अलग होकर अंतरिक्ष में बिखर गया। ये क्या हुआ, बड़ा सा मंगल ग्रह से भी 3 गुना, 1 से 3 गुना क्या हुआ, ग्रह आया, पिंड आया, और क्या हुआ, पृथ्वी से टकरा गया, जिसके कारण पृथ्वी का क्या हुआ, पृथ्वी का एक भाग अलग हो गया और वो अंतरिक्ष में बिखर गया। और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। और क्या करने लगा, पृथ्वी की परिक्रमा, परिक्रमा मतलब चक्कर लगाना लगा। यही यही हमारा वर्तमान चंद्रमा है। अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से 4.4 अरब वर्ष पहले ही हुई थी। ये आपको डेट याद कर लेनी है सबकी, पृथ्वी की भी, चंद्रमा की भी, ब्रह्मांड की भी, न्यारे का सिद्धांत कब होता है ये भी। फिर क्या है, पृथ्वी का उद्भव, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, तो 460 करोड़ वर्ष पहले माना जा सकता है। फिर जीवन कब आया, 300 करोड़ वर्ष पहले। तो अभी इसको और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, प्रारंभ में हमारी पृथ्वी चट्टानी, गर्म तथा वीरान थी। प्रारंभ में क्या था, चट्टानी पृथ्वी थी, गर्म थी, बहुत ज्यादा गर्म थी और वीरान थी। इसका वायुमंडल भी बहुत विरल था, बिखरा हुआ था, जिसकी रचना हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस हुई। और हमारे वायुमंडल में आज के समय तो 70% नाइट्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है, लेकिन प्रारंभ में हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण पृथ्वी सुंदर हुई। फिर क्या हुआ, समय के अनुसार क्या हुआ, इसमें ऐसी घटनाएं घटी जिससे क्या हुआ, पृथ्वी बहुत सुंदर बन गई, और इस पर जल तथा जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित हुई। और इस पे क्या हुआ, जल और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित हुई। पृथ्वी पर जीवन आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व विकसित हुआ। यहाँ जो बताया था ना, पृथ्वी पर जीवन का पृथ्वी का सॉरी पृथ्वी पर जीवन आज से करीब 460 करोड़ वर्ष क्या हुआ, विकसित हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है, जिसमें वायुमंडल की बाहरी सीमा से पृथ्वी के केंद्र तक प्रत्येक परत की रचना एक दूसरे से भिन्न है। पृथ्वी की संरचना कैसे, लेयर वाइज है। अगर आप इसको हम अब अगले चैप्टर में जानेंगे पृथ्वी की संरचना, तो ये लेयर वाइज है, चाहे वायुमंडल हो चाहे वो, और सबकी लेयर के अलग अलग विशेषता है, अलग अलग मोटाई है, अलग अलग गहराई है, और अलग अलग चीज पाई जाती है वहाँ पे। ठीक है, फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब स्थलमंडल का निर्माण। तो अधिकांश खगोलीय पिंड हल्के तथा भारी पदार्थ के मिश्रण से बने हैं, और पृथ्वी कोई अपवाद नहीं। जो खगोलीय पिंड था, मतलब जो भी हमें अंतरिक्ष में पाए, वो सारे क्या है, हल्के तथा भारी पदार्थ के मिश्रण से बने हुए हैं। तो पृथ्वी भी अपवाद नहीं है, पृथ्वी भी सेम उन्हीं सब से बनी है। पृथ्वी के विभिन्न पदार्थ विभिन्न घनत्व वाले, पृथ्वी पे जो घनत्व पदार्थ पाए जाते हैं विभिन्न घनत्व वाले हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पदार्थ घनत्व के अनुसार एक दूसरे से अलग है। पृथ्वी का आंतरिक भाग में जो पदार्थ हैं उनके घनत्व क्या है, एक दूसरे से अलग है। निकेल तथा लोहा जैसे भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में एकत्रित हो गए। अब देख, जो घनत्व, जिनका घनत्व ज्यादा, जो भारी पदार्थ है, वो क्या हो गए, जैसे निकेल और लोहा, ये क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर एकत्रित हो गए। जबकि हल्के पदार्थ पृथ्वी के तल पर बिखर गए। जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी के तल पे हो गए। ठीक है, अब इसको कैसे करें, मान ले हमारे पास क्या है, एक बाल्टी में पानी है। ठीक है, या एक रेत पे क्या कर रहे हैं हम,
एक लोहे का सामान फेंके 10 किलो का, वो देखना रेट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा धसेगा। और वही मैं उसके ऊपर क्या करूँ, कोई हल्का प्लास्टिक की बॉल फेंक दूँ, तो क्या होगा, वो उतना नहीं धसेगा। तो ऐसे ही ठोस पदार्थ है जो जैसे निकल और लोहा, वो क्या हुआ, पृथ्वी के गहरे केंद्र में चले गए, और जो हल्के पदार्थ उसके तल पे बिखर गए। कालांतर में ऊपरी भाग के पदार्थ ठंडे होकर ठोस अवस्था को प्रभावित हो गए। फिर क्या हुआ, ऊपरी भाग क्या हुआ, ठंडा हुआ, ठंडे होकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गए, जैसे भूपर्पट्टी का विकास हुआ। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी। ये लगभग 33 किलोमीटर क्या होता है, इसका औसत गहराई होता है। औसत गहराई क्या है, 33 किलोमीटर। हल्के तथा भारी घनत्व वाले पदार्थ का पृथक होने की प्रक्रिया विभेदन कहते हैं। पृथ्वी के धरातल से करोड़ तक 4 मुख्य परतें पाई जाती है। पृथ्वी के धरातल जो भूपर्पट्टी है, वहां से मुख्यतः चार चार क्या लेयर है, 1 2 3, और चौथी वाली हमारी बन जाती है ये वाली लेयर। तो 4 लेयर है। पहला क्रस्ट जिसको कहते हैं परपट्टी, भूपर्पट्टी कहते हैं। फिर आता है प्रवाल जिसको मेटल कहते हैं। फिर आता है बाह्य कोड, फिर आता है आंतरिक कोड। भूपर्पट्टी, प्रवाल, बाह्य कोड, आंतरिक कोड, और फिर और केंद्र आता है यहाँ पे सेंटर में बोलते हैं। ठीक है। परपट्टी के आंतरिक मतलब भूपर्पट्टी के आंतरिक कोण तक जाने में तापमान, घनत्व तथा दबाव में वृद्धि होती है। जब भी हम पृथ्वी के, ये मान लो पृथ्वी का पार्ट है, ठीक है, यहाँ से अगर अंदर जाऊंगा तो मेरा तापमान में क्या होगी, इंक्रीज होगा, तापमान बढ़ेगा। तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। और घनत्व भी बढ़ेगा। ठीक है। और दबाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये तीनों चीज क्या होगी, बढ़ेंगे। अब ऐसे क्या है, हमारा लिथोस्फीयर बना था। अब वायुमंडल तथा जलमंडल का विकास, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, और हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल। पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल का विकास 3 अवस्थाओं में हुआ है। अब वायुमंडल का अवस्था भी 3 अवस्था में, पहली अवस्था में क्या हो गया, अब हम उसको जानेंगे। पृथ्वी का वायुमंडल भी 3 अवस्थाओं में हुआ है। पहली अवस्था में क्या हुआ, आदिमकालीन वायुमंडल का ह्रास। आदिमकालीन वायुमंडल जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम थी। यह वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बनी थी। ठीक है। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम से बनी वायुमंडल का जो आदिमकालीन वायुमंडल, उसका क्या हुआ, ह्रास हुआ, मतलब विनाश हुआ। दूसरी अवस्था में किसके कारण हुआ, सौर वायु के कारण। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकली भाप तथा जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, पहली अवस्था है जो पुराना आदिकालीन वायुमंडल, उसका ह्रास हो गया हाइड्रोजन और हीलियम से। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकली भाप, भाप और जलवाष्प, मतलब जलवाष्प क्या होता है, पानी का जो भाप है, वो भाप और जलवाष्प ने वायुमंडल को विकास में योगदान दिया। तीसरी और अंतिम अवस्था में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस ने वायुमंडल को संशोधित किया। 3 स्टेज है। पहला आदिमकालीन, पहले में क्या हुआ, वायुमंडल का हाइड्रोजन हीलियम का ह्रास हुआ। ठीक है। फिर भाप, और दूसरी अवस्था में भाप और जलवाष्प ने वायुमंडल का विकास में योगदान। तीसरी अवस्था में क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण से हमारी पृथ्वी को संशोधित किया गया। ये था हमारा एटमॉस्फेयर। अभी हमारा क्या है, हाइड्रोस्फीयर बाकी है। ठीक है, जलमंडल का। पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल, अभी वायुमंडल की बात करें, एटमॉस्फेयर की। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08% तथा ऑक्सीजन 20.95% की प्रचुरता है। ठीक है। आदिमकालीन वायुमंडल में सौर पवन के प्रभाव से पृथ्वी से दूर हो गई। आदिमकालीन वायुमंडल जो सौर पवन के प्रभाव से पृथ्वी से दूर हो गया। अभी अभी मैंने बताया ना, जो हाइड्रोजन हीलियम था, आदिमकालीन वायुमंडल था, वो कैसे हमसे दूर हुआ, तो भाई उसको विनाश हुआ सौर पवन के कारण। जैसे ही समय बीतते के साथ साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी, पृथ्वी के आंतरिक भाग से बहुत सी गैसें तथा जलवाष्प बाहर निकल आए, और वर्तमान वायुमंडल का विकास हुआ। वर्तमान वायुमंडल का क्या हुआ, विकास हो गया। पृथ्वी के भीतरी भाग से धरातल पर गैसों के उत्सर्जन को गैस उत्सर्जन कहते हैं। अब पृथ्वी के भीतरी भाग से मतलब ये पृथ्वी है, इसके अंदर से जो गैस बाहर निकल रही है, तो गैस उत्सर्जन को क्या कहते हैं, गैसीय उत्सर्जन कहते हैं। पृथ्वी के विभिन्न भागों में ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिससे वायुमंडल में जलवाष्प तथा गैसों की मात्रा में वृद्धि होने लगी। जगह जगह क्या हो गया, पृथ्वी में ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिसके कारण वायुमंडल में जलवाष्प और गैसों की मात्रा में वृद्धि हो गई। पृथ्वी के और अधिक ठंडा होने से वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का संघनन, और ठंडा हो तो वायुमंडल से जलवाष्प थे, जो जलवाष्प वो क्या संगठन मतलब इकट्ठा होके जल संघनन होने लगे, और वर्षा होने लगी। संघनन इकट्ठा होके पानी का बूंद बने, पानी बूंद के उनके कारण क्या हो गया, बारिश होने लगी। वर्षा का जल गर्तों में एकत्रित, गर्त मतलब गड्ढे, जैसे प्रशांत महासागर जो टकराव में बना था, वहां पे क्या था, गर्त हो गया था। तो गर्त में क्या हो गया, पानी इकट्ठा हुआ, और महासागरों की क्या हुई, रचना हुई। महासागरों की रचना आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ बाद हुई।
फिर क्या हुआ, आज से करीब 400 करोड़ बाद, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ बाद क्या हुआ, महासागर बने थे। वो पूरी प्रक्रिया हमने मेरे को बता दी। पहले हाइड्रोजन हीलियम का विनाश हुआ, जलवाष्प और भाप निकली, फिर संघनन हुआ, संघनन होके वर्षा होने लगी, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई। प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन में, प्रकाश संश्लेषण हुआ, थर्ड स्टेज हमारा क्या था, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या हुआ, ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से भर गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ पूर्व पूर्ण रूप से भर गई थी। 200 करोड़ वर्ष पहले क्या होता है, पूर्ण रूप से वायुमंडल की में ऑक्सीजन भर गई थी। अब उस समय क्या होता, उसी समय डायनासोर वगैरह थे, जिसके कारण क्या होता, उनके आकार, ऑक्सीजन ज्यादा, उनके कारण हमारा आकार वकार और वृद्धि क्या होता है, ज्यादा हुआ था। फिर क्या है, जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसके निर्माण के अंतिम चरण में हुई, क्योंकि पृथ्वी पर आदिमकालीन वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आदिमकालीन वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन हीलियम गैस, वो अनुकूल नहीं था जीवन के लिए। आधुनिक विज्ञान एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया को जीवन की उत्पत्ति का स्रोत मानता है। आधुनिक विज्ञान है जो, वो कैसे मानता है कि कोई रासायनिक प्रक्रिया होगी जिससे क्या हुआ, जीवन का स्रोत हुआ होगा, उत्पन्न हुआ होगा। इस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जैव अणु बने हुए, उन्होंने क्या बोला कि रासायनिक प्रक्रिया होगी जिससे जैव अणु बने और उनका समूहन हुआ, समूहन मतलब वो इकट्ठा हुए, इन समूहन का वर्धन हुआ, वर्धन का मतलब वृद्धि हुई, जिससे निर्जीव तत्व जीवित तत्वों में परिवर्तित हो गए। पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह विभिन्न कालों की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। अब जो जीवन के चिन्ह है कैसे मिलते हैं, तो चट्टान के जो उनके विभिन्न चट्टानों के नाप लेते तो उस समय जीवन के रूप का भी पता चलता है। अनुमान है कि पृथ्वी पर जीवन आज से करीब 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। पृथ्वी पर जीवन का विकास, ठीक है ठीक है, ये आपको टेबल दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। अब देखो, हमने जो पढ़ा ना, मेनली हम सारा पूरा सौरमंडल ग्रह ग्रह पे बात कर रहे थे। तो इसके अंदर क्या है, पूरी टेबल बनाई गई है। इस टेबल के अंदर क्या है, आपका सारे ग्रह हैं, आठों के आठों, और उनसे क्या हुआ, सूर्य से उनकी औसत दूरी, उनका डायमीटर, व्यास, घूर्णन की अवधि मतलब कितना टाइम लगाते हैं, परिक्रमण की अवधि, उपग्रहों की संख्या मतलब कितने उपग्रह हैं, और टेम्परेचर और एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान सेल्सियस में वो भी। फिर क्या है, परिक्रमा गति, फिर खोज का वर्ष, कब खोजा गया इन्हें। तो सबसे पहले बुध ग्रह है। ये क्या करता है, सूर्य से औसत दूरी इसके 5.8 है, और शुक्र के 10.8, और इसकी 15.0 मतलब 15, सूर्य से औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, 22.80 किलोमीटर मंगल की है। पृथ्वी की कितना है, हमने पढ़ा ना 14.96, यहाँ पे एवरेज निकाल के क्या बताया गया कि 15 करोड़ वर्ष, ठीक है। बृहस्पति 77.80, शनि 142.7, यूरेनस 286.90, नेपच्यून 450.5। और ये इनका व्यास भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पूरा डाटा आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ये पूरा लाइन से व्यास है। फिर घूर्णन मतलब, घूर्णन अपनी अपनी जगह पे ही गोल चक्कर कैसे, कितना टाइम लगता है इनको। तो भाई बुध ग्रह है, लगभग 59 दिन में क्या करता है, एक घूर्णन मारता है, अपनी जगह पे गोल चक्कर मारता है। और शुक्र को 243 दिन लग जाते हैं। सबसे जल्दी यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है पृथ्वी अभी तक के लिए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में क्या करता है, घूर्णन मारता है, जिससे हमारे दिन रात बनते हैं। मंगल ग्रह क्या करता है, 24 घंटे और 36 मिनट में। मंगल ग्रह भी सेम है, 24 घंटे 36 मिनट, ज्यादा का फर्क नहीं है। फिर बृहस्पति करता है 9 घंटे, इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है, 9 घंटे 54 मिनट में क्या करता है, एक पूरा घूर्णन कर लेता है। और 10 घंटे 42 मिनट में कौन करता है, शनि। और यूरेनस 15 घंटे 36 मिनट में, 17 घंटे 54 मिनट में नेपच्यून। सबसे जल्दी कौन कर रहा है, बृहस्पति, ठीक है। फिर क्या है, परिक्रमा की अवधि मतलब सूर्य का चक्कर लगाने में कितना टाइम है, ये तो खुद का चक्कर लगा रहे थे यहाँ पे। अब सूर्य का चक्कर लगाने में कितना है, इसको 88 दिन, इसको 225, इसको 365.3 दिन, इसको 687, 11.86, एक चक्कर लगाने में इसको 11 साल 86 दिन लग जाते हैं। और इसको 29.46 ईयर्स, इसको 84 और इसको 165, तो आप देख सकते हैं। और ये आता है उपग्रह, उपग्रह जैसे कि हमारे पृथ्वी का उपग्रह कितना है, एक है, जो कौन है, चंदा, चांद। वैसे मंगल के 2 उपग्रह है, ठीक है। बृहस्पति के 39 और शनि के 31, यूरेनस के 17 और नेपच्यून के 8, 8 क्या है, उपग्रह है। औसत तापमान, फिर टेम्परेचर यहाँ आपको दिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। परिक्रमा की गति
खोज का वर्ष, ये प्रागैतिहासिक इनलाइटमेंट एरिया कहा जाता है, इन सबको तो उस समय खोज दिया था। यूरेनस और नेपच्यून को, यूरेनस को 1781 में और नेपच्यून को 1846 में ढूंढा गया था। ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।